हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रियंका करियर हब फॉर यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन. So this is all about me. My name is Priyanka Punjabi. I am UGC NET qualified with 98 percentile and currently I am working as assistant professor in VBIB department. And friends, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए. तो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं. जून आपका जो री एग्जाम होने वाला है 2024 का. एंड फ्रेंड्स, 100 MCQ की मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ की सीरीज मैंने आपके लिए लॉन्च की है. तो सेकंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1. Statement 1. It is relatively easier to monitor and regulate water pollution caused by non-point sources than point sources. Statement number 2. Non-point sources of water pollution may be fairly uniform and predictable throughout the year. So friends, आपको बताना है which statement are true and which is false. तो स्टेटमेंट नंबर 1 में आपसे बोला गया है इट इज रिलेटिवली इजियर टू मॉनिटर एंड रेगुलेट वाटर पॉल्यूशन caused by non-point एंड सोर्सेज देन पॉइंट सोर्सेज. फ्रेंड्स, हमारे पास टू टाइप के वाटर पॉल्यूशन होते हैं. फर्स्ट वन इज पॉइंट वाटर पॉल्यूशन एंड नॉन पॉइंट वाटर पॉल्यूशन. नॉन पॉइंट वाटर पॉल्यूशन को हम रेगुलेट नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो रॉन्ग हो जाएगा. क्योंकि नॉन पॉइंट वाटर पॉल्यूशन मीन्स रिवर से अगर हमारा गंदा पानी आ रहा है, रिवर के वाटर के थ्रू अगर पॉल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्री का केमिकल्स के थ्रू जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम नॉन पॉइंट बोलते हैं. सो फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है कि आप रेगुलेट कर सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो रॉन्ग हो जाएगा. सेकेंड स्टेटमेंट, नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन मे बी फेयरली यूनिफॉर्म एंड प्रिडिक्टेबल थ्रू आउट द ईयर. सो नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन जो है हम उसे फेयरली ईयर में जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. क्योंकि हमारा एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल सीवेज टैंक, पानी के टैंक, वाटर टैंक, उसको हम जो है ईयरली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको फेयरली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं. बट नॉन पॉइंट सोर्सेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे आपका होना चाहिए था पॉइंट 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 सोर्स एंड यहाँ पे होना चाहिए था नॉन पॉइंट. इसीलिए स्टेटमेंट नंबर, बोथ द स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग. सो हम देखते हैं स्टेटमेंट नंबर, बोथ आर फॉल्स. फ्रेंड्स, टू सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन होते हैं. पॉल्यूशन डिस्चार्ज, जो पॉल्यूशन जो है पॉइंट सोर्सेस होता है, फॉर एग्जाम्पल सीवेज टैंक आर द एग्जाम्पल ऑफ लीकिंग टैंक. अनलाइंड लैंडफिल इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट सोर्स, यानी कि किसी पॉइंट के थ्रू हम इसमें जो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होता है, लाइक हमारी सीवेज लाइन. नॉन पॉइंट वाटर सोल्यूशन मीन्स कहीं से भी वाटर पॉल्यूशन हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल रिवर का जो रिवर का जो वाटर है उसके थ्रू वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, या कहीं से भी नदी या तालाब के थ्रू पानी बहता हुआ आ रहा है, वो नॉन पॉइंट है. मीन्स उसका कोई पॉइंट नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, कहीं से भी वाटर पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है. या फिर हमारा रेन की वजह से हो रहा है, वाटर रन ऑफ की वजह से हो रहा है, या प्रेसिपिटेशन की वजह से हो रहा है. तो ये चीज का कोई सोर्स नहीं होता, उसको हम नॉन पॉइंट वाटर पॉल्यूशन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Kyoto Protocol exempted countries such as India and China from rolling back their greenhouse gas emission by about 5% below 1990 by 2012. So friends, Kyoto Protocol के बारे में आपसे पूछा गया है. Reason is exemption was given to India and China as their contribution to total greenhouse gas emission of the world was insignificant in 1997. स्टेटमेंट नंबर 1 में आपसे बोला जा रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल को एग्जाम किया गया था कंट्रीज के लिए. फ्रेंड्स, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो ग्रीन हाउस गैस के इमिशन के लिए था, कि जो कंट्री डेवलप्ड कंट्री है वो अपने ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस को जो है वो रिड्यूस करेंगे. जो कि है ना इंट्रोड्यूस किया गया था 1992 में, बट इसको अडॉप्ट किया गया था 1997 में. सो स्टेटमेंट नंबर 1 is correct. Exemption was given to India and China. Their contribution to total greenhouse gas emission of the world was insignificant in 1997. So friends, इसका ईयर जो है वो 1997 नहीं होगा, क्योंकि 1997 में तो इसको अडॉप्ट किया गया था. सो स्टेटमेंट नंबर जो आर हो जाएगा हमारा वो फॉल्स हो जाएगा.
A is true, R is false. So option number 3 is the right answer. Next, question number 3. So match the pair से National Knowledge Commission 2005. Okay. Then University Education Commission 1948-49, Secondary Education Commission, the Education Commission. आपको मैच करना है एक पर्सन के साथ में. यहाँ पर जो है 2009 जो है वो रॉन्ग होगा. नेशनल नॉलेज कमीशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में, जो कि सेम पित्रोदा का था, राइट. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हमारा इंडिपेंडेंस के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था, जो कि राधा कृष्णन जी का था. इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. तो बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा राधा कृष्णन जी, बी का फर्स्ट. सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53. सो हमारा ये हो जाएगा मुडेलियर कमीशन. 1952 में आपका मुडेलियर कमीशन आया था. द एजुकेशन कमीशन 1964, ये कोठारी कमीशन था. इन्होंने 10+2+3 के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया था. सो ए का हो जाएगा हमारा सेकंड एंड बी फर्स्ट. तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट. सी का हो जाएगा 4. 52 में मुदेलियर कमीशन आया था. एंड एजुकेशन कमीशन कोठारी कमीशन था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था. इनके रिकमेंडेशन को एजुकेशन पॉलिसी में इम्प्लीमेंट किया गया था. तो एजुकेशन कमीशन को दिया था कोठारी जी ने 1964-68. उसके बाद में हमारी फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे. उसके बाद हमारी सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 में. उस टाइम पे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे. तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा. तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 में आएगा. तो आपके हायर एजुकेशन के जो कमीशन है इसके ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Statement number 1. Distance Education Bureau of University Grant Commission UGC has replaced the Distance Education Council. Statement number 2. Indian Council Agriculture Research provides financial and professional support to agriculture universities for modernization and strengthening of academic facilities. Friends, इसको अप्रूवल दिया था इग्नू ने. इग्नू नेशनल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो इसको रिप्लेस किया था डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ने. तो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो को रिप्लेस किया था. ये 1985 में आया था. देन उसके बाद 2012 में इसको रिप्लेस किया गया, राइट. सो इग्नू ने 1985 में अप्रूवल दिया था, देन उसको रिप्लेस करके रिप्लेस द डिस्टेंस एजुकेशन council. The statement number first is correct. The council agriculture research provides financial and professional support to agriculture universities for modernization and strengthening the academic facilities. So friends, Indian Agriculture Research Institute जो है वो दिल्ली में है. दिल्ली में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ICAR. इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च जो कि दिल्ली में है. एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके एकेडमिक फैसिलिटीज को स्ट्रेंथन करता है. सो स्टेटमेंट नंबर सेकंड इज करेक्ट. फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Which IT project in India is the main provider of ICT infrastructure for creating a knowledge society with the aim of using in the knowledge revolution in the country? NKN, Uday, National Informatic Network, Meghraj, GI Cloud. फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट इंडिया में आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिवॉल्यूशन यानी कि नेटवर्क रिवॉल्यूशन में आईटी से रिलेटेड जो है नेटवर्क की कनेक्टिविटी करता है. तो वो है हमारा नेशनल नॉलेज नेटवर्क. नेशनल नॉलेज नेटवर्क. फ्रेंड्स, नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो है वो इंडिया में कनेक्टिविटी करता है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट रिलेटेड. तो ये जो है आईटी से रिलेटेड है. आईटी, ओके. नेशनल नॉलेज नेटवर्क. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, board parameters adopted by National Institutional Ranking Framework NIRF are option number A, teaching, learning and resources, option number B, graduation outcome, option number C, outreach inclusivity, option number D, peer perception, and E, low carbon footprint. फ्रेंड्स, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है, हमारे इंडिया में जो भी टॉप रैंक इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज हैं उनको रैंकिंग प्रोवाइड करता है उनके क्वालिटी एजुकेशन के लिए कि वो किस तरीके से रन कर रही, यानी कि यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग प्रोवाइड करता है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज से रिलेटेड रैंकिंग प्रोवाइड करता है, ग्रेजुएशन आउटकम इसमें इंक्लूडेड होते हैं, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी यानी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की आउटरीच कितनी है, वो आउट में कितना परफॉर्म करता है, कहाँ तक उनकी इंक्लूसिविटी है, ये पीयर परसेप्शन से रिलेटेड नहीं है एंड लो कार्बन फुट से भी रिलेटेड नहीं है। तो ए बी जो सॉरी पीयर परसेप्शन जो है इसमें आएगा, डी जो है वो राइट होगा। सो ए बी सी डी इज द राइट आंसर। तो लो कार्बन फुटप्रिंट नहीं आएगा, टीचिंग, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड पीयर परसेप्शन, ई इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। Next, question number 7. Which of the following must be ensured by a 21st century higher education teacher? Option number A, preparing a student towards higher order thinking skills. Option number B, placement of students using digital resources, international with bright students only, interdisciplinary approach. फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 21 सेंचुरी में हायर एजुकेशन टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या 21 सेंचुरी में हायर एजुकेशन का टीचर से कौन से जो है ऑप्शन मैच करते हैं? प्रिपेयरिंग स्टूडेंट टुवर्ड्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यस, स्टूडेंट्स को टीचर हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए जो है वो प्रिपेयर करता है, यानी कि 21 सेंचुरी की जो एजुकेशन है वो स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है टीचर। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है। यूजिंग डिजिटल रिसोर्सेज, यस, अभी की जो मॉडर्न एजुकेशन है हम इसमें ऑनलाइन टीचिंग का यूज करते हैं, डिजिटल रिसोर्सेज का सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। इंटरेक्शन विथ ब्राइट स्टूडेंट्स ओनली, ऐसा नहीं है कि टीचर सिर्फ ओनली ब्राइट स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन करेगा एंड वीक स्टूडेंट्स को अवॉइड करेगा। तो डी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यस, 21 सेंचुरी की जो एजुकेशन है वो इंटरडिसिप्लिन है, यानी कि आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट में भी स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो ए सी ई इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स विल प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? Option number A, micro view of the world. B, social class struggle, cognitive appreciation, personality development, cultural and aesthetic values. क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सक्सेसफुल कम्युनिकेशन क्या प्रमोट करता है, कौन से फैक्टर्स सक्सेसफुल कम्युनिकेशन को प्रमोट करते हैं। सो आंसर आपके सामने आ गया है। माइक्रो व्यूज ऑफ द वर्ल्ड, नहीं, ये माइक्रो व्यूज ऑफ द वर्ल्ड को प्रमोट नहीं करता है। माइक्रो का मीन्स होता है स्मॉल, तो ए जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। सोशल क्लास स्ट्रगल, स्ट्रगल हमारा नेगेटिव वर्ड है तो इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, बी इज ऑल्सो रॉन्ग। कॉग्निटिव एप्रिसिएशन, कॉग्निटिव रिलेटेड टू द माइंड और इंटेलेक्चुअल, तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन अगर आप माइंड यानी कि मेंटली एक्टिव हैं, सोच के कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज द कॉग्निटिव एप्रिसिएशन। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन जो है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कल्चर एंड एस्थेटिक वैल्यूज, यस, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कल्चर एंड एस्थेटिक वैल्यूज को भी प्रमोट करता है। तो ए सी डी ई इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन मास कम्युनिकेशन द ऑडियंस आर, ऑप्शन नंबर ए वेल डिफाइंड, एनोनिमस, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस एंड स्कैटर्ड। मास कम्युनिकेशन फ्रेंड्स वन वे कम्युनिकेशन होता है,
मास कम्युनिकेशन इज वन वे कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन. टेलीविजन हमारा वन वे कम्युनिकेशन है, यानी कि हम टेलीविजन में कम्युनिकेट नहीं कर सकते. तो मास कम्युनिकेशन में ऑडियंस जो होती है वेल डिफाइंड होती है नहीं, इसमें ऑडियंस बिखरी हुई होती है, यानी कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनोनिमस टाइप की ऑडियंस जो है वो कनेक्ट होती है. यानी कि फॉर एग्जांपल टीवी, टेलीविजन और रेडियो, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन का नेम फिक्स है कि उसी टाइप की ऑडियंस उसके साथ में कनेक्ट होगी. तो टीवी को कोई भी देख सकता है, रेडियो को कोई भी देख सुन सकता है. तो ये एनोनिमस यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑडियंस जो है यहाँ पर होती है. होमोजीनियस, ये होमोजीनियस नहीं है, ये हिट्रोजीनियस है. बिखरी हुई टाइप की ऑडियंस यहाँ से होती है. फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन पे है तो हमारे इंडिया में 29 स्टेट है. तो कोई जो है इंडिया से, सॉरी, कोई जो है यूपी से देख रहा है, कोई बिहार से देख रहा है. तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट पर्सन, ये हिट्रोजीनियस होती है. स्कैटर्ड, तो ये जो है वो स्कैटर्ड भी होती है, क्योंकि ऑडियंस जो होती है वो बिखरी हुई होती है, कोई एक जगह पर नहीं होती. डिफरेंट डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट कल्चर से ऑडियंस जो है इसमें कम्युनिकेट करती है. बट ऑडियंस का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि टीवी के साथ में हम इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं. इट्स अ वन वे ऑफ कम्युनिकेशन. सो बी डी ई इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी, डी एंड ई. मैच द पेयर्स. फ्रेंड्स अगेन कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है. इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल को आपको मैच करना है ऑर्गेनाइजेशनल, मास एंड सोशल. फ्रेंड्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स जब वन पर्सन किसी अदर पर्सन के साथ में कम्युनिकेट करता है, उसे हम इंटरनेट इंटरपर्सनल यानी कि सेंडर एंड रिसीवर दोनों होते हैं. तो ये आपका डायडिक कम्युनिकेशन होता है. डायडिक मीन्स टू वे कम्युनिकेशन. डायडिक मीन्स टू वे. ऑर्गेनाइजेशनल, अब बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल की. सो ऑर्गेनाइजेशनल हो जाता है आपका आइडेंटिफिएबल कम्युनिकेशन. मास, मास जो होता है वो वन वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है. वन वे इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर कम्युनिकेशन. ओके. सो मास का हमारा हो जाएगा एनोनिमस, या अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑडियंस यहाँ पर होती है. सोशल इज रिलेटेड टू द फ्रेगमेंटेड. सो ए का हो जाएगा आपका थर्ड, बी का फोर एंड सी का सेकंड एंड डी का जो हो जाएगा फर्स्ट. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following are the key features of the linear model of communication? Linear model of communication means one way of communication. Option number A, one way communication, manipulated feedback, absence of noise, used for mass communication, sender centric communication. फ्रेंड्स ये वन वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है. अब आप देखो कि ए किसमें है, या तो हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट होगा या फोर होगा. ए इसमें नहीं है तो बी और सी जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे. तो ये होता है वन वे ऑफ कम्युनिकेशन. एंड फ्रेंड्स इसमें जो है मैनिपुलेटेड फीडबैक नहीं होता है, क्योंकि वन वे में हम फीडबैक कलेक्ट नहीं कर सकते हैं. एब्सेंस ऑफ नॉइस, सो इसमें जो है नॉइस जो है वो एब्सेंस होती है, क्योंकि यहाँ पर रिसीवर का रोल नहीं होता है. लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल की बात हो रही है. लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल मीन्स वन वे ऑफ कम्युनिकेशन. यूज फॉर मास मीडियम कम्युनिकेशन, सो ये जो है मास मीडियम कम्युनिकेशन के लिए यूज हो जाता है, क्योंकि मास मीडियम कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वन वे और लीनियर कम्युनिकेशन. ये सेंडर सेंट्रिक होता है, इसमें रिसीवर का रोल नहीं होता है. ओनली सेंडर ही मैसेज को सेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन हमारी कॉल को पिक नहीं कर रहा है, रिसीव नहीं कर रहा है, तो हम उसको एक वॉइस जो है वॉइस मैसेज सेंड करते हैं. तो वॉइस मैसेज जो होगा वो आपका हो सकता है किसका एग्जाम्पल, लीनियर का, यानी कि रिसीवर वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में हम उसको वॉइस मेल ड्रॉप करते. तो जो होगा वो हमारा लीनियर कम्युनिकेशन, तो सेंडर सेंट्रिक होता है. तो ए डी ई इज द राइट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4.
Next, question number 12. Which informal logical fallacy is committed in the following statement? If you give him an inch, he will take a mile. Option number 1, slippery slope. Option number 2, appeal to force. Option number 3, appeal to authority. Option number 4, hasty generalization. फ्रेंड्स ये आपकी इनफॉर्मल पॉलिसी है. इनफॉर्मल पॉलिसी आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है, इफ यू गिव हिम एन इंच, यदि आप उसको 1 इंच देते हो तो ही विल टेक अ माइल, यानी कि अगर आप उसको 1 इंच देते हो तो वो आपसे माइल ले लेगा. तो ये होती है स्लिपरी स्लोप पॉलिसी, यानी कि अगर हम थोड़ा सा करते हैं तो वो हमसे बहुत ज्यादा की डिमांड करेगा. तो इस टाइप की पॉलिसी को बोलते हैं हम स्लिपरी स्लोप पॉलिसी. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. तो मैंने इसका एक क्लास में भी एग्जांपल दिया था. अगर किसी पर्सन को बाइक चलाना आती है तो हम ये जज कर ले, हम ये मान ले कि उसे एरोप्लेन भी चलाना आता है, उसे बस भी चलाना आते हैं. तो इस टाइप की पॉलिसी को बोलते हैं हम स्लिपरी स्लोप पॉलिसी. सो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13. Statement number 1. Non-verbal signals are used to emphasize and support the verbal communication. Statement number 2. Non-verbal signals are not a substitute for verbal communication. स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है फ्रेंड्स, हमारे पास 2 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं. एक होता है वर्बल एंड एक होता है नॉन वर्बल. अगर हम किसी पर्सन से ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं जिसमें हम वर्ड्स का यूज कर रहे हैं तो वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल गेस्चर, या फिर हम बोल सकते हैं आई कांटेक्ट, ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है. आई कांटेक्ट, हैंडशेक आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. चलो अब हम स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं. Non-verbal signals are used to emphasize and support the verbal communication. Yes, statement number 1 is true. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो सिग्नल होते हैं वो हम वर्बल में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी पर्सन से ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसमें हमारी आईज भी ब्लिंक होगी, हैंड भी मूवमेंट होते हैं, लेग भी मूवमेंट होते हैं, या फिर हम अगर बोल रहे हैं तो उसमें हमारे हैंड भी मूवमेंट होते हैं. तो इसीलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो सिग्नल है वो सपोर्ट करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल यानी कि ओरल कम्युनिकेशन. ओके. Statement number 2. Non-verbal signals are not a substitute for verbal communication. यहाँ पे नॉट नहीं होना चाहिए था. स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि नॉन वर्बल सिग्नल जो है वो सब्सटीट्यूट होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के. राइट. सो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. Next, question number 14. According to classical Indian school of logic, knowledge resulting from prior knowledge of invariable concomitance between two objects is called अर्थपति, अनुमाना, उपमाना, अनुपलब्धि. क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक यानी कि इंडियन लॉजिक का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स. जो स्टूडेंट्स न्यू है मैं उनको बता देती हूँ कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है बिगनर्स के लिए. सो ये बोल रहे हैं आपसे नॉलेज रिजल्टिंग फ्रॉम प्रायर नॉलेज ऑफ इनवेरिएबल कॉम्पिटेंस, यानी कि आपको किसी चीज का पहले से एक्सपीरियंस है, पहले से कोई प्रायर नॉलेज है. अगर हमें किसी चीज के बारे में पहले से पता है तो उसके बारे में हम फिर अजम्पशन लगा सकते हैं. इनवेरिएबल कॉन्कमिटेंस अजम्पशन, पहले से अगर हमें कोई चीज पता है, दोबारा से अगर वो सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम उसके लिए अजम्पशन लगा सकते हैं, यानी कि अनुमान लगा सकते हैं. तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. प्रायर नॉलेज ऑफ द इनवेरिएबल कॉन्कमिटेंस यानी कि अनुमाना. सो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15. In which of the ways Padlet online tool can be used? Option number A, for creating virtual wall, for uploading the files, for collaborative works, for posting the pictures and text.
फ्रेंड्स ये जो पैडलेट है ये ऑनलाइन टूल है। टीचर जो है स्टूडेंट्स को असाइनमेंट, क्विजेस या टीचिंग प्रोवाइड करने के लिए या अदर कोई पिक्चर शेयर करने के लिए, ये टीचिंग के लिए यूज किया जा रहा है। तो लास्ट जो है 2021 से 2023 में जो है इसका क्वेश्चन बहुत पूछा गया है पीवाईक्यू में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये जो है क्रिएट करता है वर्चुअल, यानी कि ये एक वर्चुअल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें टीचर स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे सकता है, क्लास लेक्चर प्रोवाइड कर सकता है, एंड उसमें डिस्कशन फोरम का भी ऑप्शन होता है। अगर स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो टीचर से उसको जो है ऑनलाइन पूछ सकता है। फॉर अपलोडिंग द फाइल्स, हाँ टीचर के इसमें नोट्स या फाइल्स को भी अपलोड कर सकता है। एंड कोलेबरेटिव वर्क, फ्रेंड्स ये जो होता है ये कोलेबरेटिव वर्क भी होता है। फॉर पोस्टिंग द पिक्चर्स एंड टेक्स्ट, टीचर जो है वर्चुअल वॉल क्रिएट कर सकता है, फाइल अपलोड कर सकता है। फाइल अपलोड कर सकता है यानी कि स्टूडेंट को कोई नोट्स या पीपीटी या कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है तो इस ऑनलाइन टूल में हम अपलोड कर सकते हैं। कोलेबरेटिव वर्क है, कोलेबरेटिव वर्क इसलिए है कि इसमें टीचर एंड स्टूडेंट दोनों ही वर्क करते हैं। टीचर स्टूडेंट को असाइनमेंट दे सकता है एंड स्टूडेंट का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। तो ये जो है वो कोलेबरेटिव वर्क है। द पोस्टिंग एंड पिक्चर्स एंड टेक्स्ट, टीचर जो है इसमें पिक्चर एंड टेक्स्ट को भी पोस्ट कर सकता है एंड स्टूडेंट्स भी इसमें पोस्ट कर सकता है। तो ABCD इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। Next, question number 16. Given below is a proposition. The weather is very cold today. Which one of the following according to Nyaya is the correct option? Option number A, Samanya Lakshana, B, Yogaja, Jana Lakshana and Sanikarsha. स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि वेदर इज कोल्ड, जब कोई चीज एकदम अपोजिट है। वेदर इज कोल्ड यानी कि हमें जब किसी चीज की फीलिंग आ रही है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वेदर कोल्ड है, तो ये अंदर से इंटरनल है, इसे बोलते हैं हम जन लक्षणा। फॉर एग्जाम्पल लेमन, लेमन का हम टेस्ट करते हैं तो एक अलग ही इंटरनल जो है वो हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि ये लेमन है। अगर हम चिली का यूज कर रहे हैं तो हमें तीखा लगता है, स्पाइसी लगता है, तो ये होता है जन लक्षणा। योगा जो होता है वो योगिक से रिलेटेड होता है, मेडिटेशन। ओके, सो वेदर यहाँ कोल्ड की बात हो रही है यानी कि वेदर ठंडा है, यानी कि आप फील कर रहे हैं इंटरनली, इसको हम बोलते हैं जन लक्षणा, यानी कि आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर सीरीज। आपको नंबर सीरीज दी गई है 0, 6, 24, 60, 120 एंड x। अब हम चेक करते हैं इसमें कितने का डिफरेंस है। +6 ऐड हो रहा है, 6 में एंड 24 में कितने का डिफरेंस है 18, देन 60 माइनस 24 36, देन 120 माइनस 60 60। तो ये जो पेयर्स है वो हमारे मैच नहीं कर रहे हैं। अब हम इसमें डबल डिफरेंस देख लेते हैं, इसमें कितने का डिफरेंस है 12, 18, देन 12, 18, देन ये जो डिफरेंस हो जाएगा आपका 60 माइनस 36, तो ये हो जाएगा 24। उसके बाद हम इसमें 6 ऐड कर रहे हैं तो 24 प्लस 6 यहाँ हो जाएगा 30, 60 प्लस 30 यानी कि 90। तो 120 एंड 90 को जब हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 210। तो x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास आएगी 210। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसमें जो सीरीज चल रही है वो डबल डिफरेंस चल रहा है, तो डबल डिफरेंस के नंबर सीरीज भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सो आईसीटी का ये क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, OCR। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, सॉरी रिकॉग्निशन, एंड ये फ्रेंड्स हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। एंड ये जो होता है ये हम इसको बैंक या चेक में यूज करते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
अब हम मैच कर लेते हैं इसको। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फ्रेंड्स, इसको जो यूज करते हैं हम, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये यूज होता है रीडिंग डेटा डायरेक्टली फ्रॉम हार्ड कॉपी एंड कन्वर्टिंग इनटू कंप्यूटर। डेटा को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो है रीडिंग डेटा को, जो डेटा को हम पढ़ सकते हैं उसको डायरेक्टली हार्ड कॉपी एंड कन्वर्ट करता है कंप्यूटर के रीडेबल फॉर्म में। यानी कि हार्ड कॉपी के डेटा को कंप्यूटर से हम रीडेबल करें, उसको जो है कन्वर्ट करता है। OMR शीट आपको पता है, जिन्होंने ऑफलाइन एग्जाम दिया है उनको बहुत अच्छे से पता है OMR शीट क्या होती है। सिस्टम दैट रीड पेन्स, ऐसा ऐसा सिस्टम है OMR शीट को, जिसमें हम पेन एंड पेंसिल से जो ओवल जो है मार्क करते हैं पीस ऑफ पेपर पे, वो डिटरमाइन करता है, यानी कि उनके आंसर को डिटरमाइन करता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ओके, सो RFID होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यूज ऑफ मिनिट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंटेनिंग माइक्रोचिप एंटीना। एंटीना के थ्रू, रेडियो जो होता है वो हमारा एंटीना के थ्रू जो है वो कनेक्टेड होता है। कैन रीड फ्रॉम डिस्टेंस अप टू फ्यू मिनट्स। तो हम उसे जो है डिस्टेंस में भी इसकी फ्रिक्वेंसी जो है मिनट में मेजर कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसका यूज जो है system that read character printed in a special link, for example the character ring at the bottom or the bank check। सिस्टम जो है रीड कर सकता है कोई स्पेशल कैरेक्टर लिंक को, जो कि बैंक या किसी भी डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है। डॉक्यूमेंट, बैंक, चेक, आइदर डॉक्यूमेंट। ओके, सो 4 का हो जाएगा सेकंड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। In figure of categorical syllogism, quantity and quality of a proposition determine। May I hope you all are enjoying the session। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ऑप्शन आपके पास गिवन है वैलिडिटी ऑफ सिलोजिज्म, मूड ऑफ द सिलोजिज्म, फिगर ऑफ द सिलोजिज्म एंड फॉलिसी। फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है मूड। मूड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जो क्वालिटी होती है एंड क्वांटिटी, उसे हम बोलते हैं मूड। फॉर एग्जाम्पल ऑल ARB। तो ऑल ARB यानी कि ये पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, यानी कि अफर्मेटिव है, तो इसकी क्वालिटी है। अगर मैं बोलू नो ARB, तो नो जो है वो हमारी क्वांटिटी है, एंड नो यानी कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव जो है इसकी क्वालिटी है। फॉर एग्जाम्पल ऑल ARB, सम ARB, सम AR नॉट बी। अब मुझे ये 3 सेंटेंस का मूड फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बता रखा है इसमें 3 होते हैं, AEIO। ए को हम बोलते हैं ऑल, ई मीन्स नो, आई मीन्स सम एंड ओ मीन्स सम नॉट। तो ऑल बोला है तो ऑल हो जाएगा ए, सम आई एंड सम नॉट हो जाएगा ओ। तो इस जो स्टेटमेंट है इसका मूड हो जाएगा हमारा AIO। इसको बोलते हैं हम मूड। ये आपका डिफाइन करता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वालिटी एंड क्वांटिटी रिलेटेड है मूड से। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी फिगर। तो वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आप ये देख लीजिएगा, ऑल जो होता है वो पॉजिटिव यूनिवर्सल होता है। नो यानी कि इसको हम ई बोलते हैं, वो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव एग्जिस्टेंशियल होता है। सम नॉट जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो AEIO U, इसको बोलते हैं हम मूड। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। What factors are responsible for ineffective listening in a classroom?
contextualization of message, attention triggers, physical or mental fatigue, lack of incentive, insufficient preparation. क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है इनइफेक्टिव लिसनिंग करने के क्लासरूम में। तो कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ द मैसेज ये नहीं होगा। अटेंशन, अगर किसी स्टूडेंट की अटेंशन नहीं है तो इसका मतलब कि वो जो लिसन कर रहा है वो इनइफेक्टिव है। फिजिकल, यस, अगर फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी जो है वो इनइफेक्टिव लिसनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेक ऑफ इंसेंटिव इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। लेक ऑफ इनसफिशियंट प्रिपरेशन नहीं होगा। तो बी सी डी इज द राइट आंसर। अटेंशन ट्रिगर, फिजिकल और मेंटल हेल्थ, लेक ऑफ इंसेंटिव। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 100 MCQ सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स। आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन एंड क्विजेस जो है आप इजीली सॉल्व कर पाए। So, thank you so much. Have a nice day.